हिंदुस्तान के बेटों को बचाना है। जी हां, कतर में जासूसी के कथित आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को बचाने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, चाहे वो राजनयिक स्तर पर हो या फिर कानूनी विकल्पों पर विचार करना हो। इन सब के बीच में 18 दिसंबर का दिन सजाए मौत पाने वाले 8 भारतीयों के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है, क्योंकि यही वो दिन है जब इन सभी के भाग्य का असल में फैसला हो सकता है। कतर की कैद से भारतीयों की रिहाई का रास्ता अगले महीने यूएई में होने वाली जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की बैठक में निकल सकता है। 1 और 2 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी और कतर अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच मुलाकात मुमकिन है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि भारत अमीर तमीम को फैसले को पलटते हुए माफी देने पर मना लेगा। अगर ऐसा हुआ तो 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे पर 8 भारतीयों को माफी देकर सजाए मौत को टाला जा सकता है। इसके अलावा भारत अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए भी इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिशें कर रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर व्यापार पर होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को इन 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की थी। उन्होंने परिवार वालों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करेगी और समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर भारतीयों को सजाए मौत दी जाती है तो इससे भारत और कतर के बीच संबंधों को भारी नुकसान पहुंचेगा। भारत 24 ने भी देश के बेटों को लाने के लिए मुहिम शुरू की है। हिंदुस्तान के बेटों को वापस लाना है और उम्मीद है कि इस मुहिम में आप सभी का साथ मिलेगा। और इस सब में साथ देने के लिए आप लगातार हमारी चर्चा में शामिल हो सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इस विषय को लेकर आपकी क्या सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली इस मुहिम से जुड़ने का यह तरीका है। और क्योंकि बात यहां पर देश के बेटों की हो रही है, उन देश के जाबाज बेटों की हो रही है जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए, अस्मिता के लिए अपना प्रयास दिया, अपनी लगातार मेहनत के जरिए एक मुकाम हासिल किया। आज उन्हीं देश के 8 बेटों की सजा को टालने को लेकर हमारी मुहिम लगातार जारी है। दुआ भी कीजिए साथ साथ। चर्चा की शुरुआत हम कर रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट, मौसमी सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ में। मेजर जनरल के सिन्हा, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि इससे पहले भी हमारी इस विषय को लेकर चर्चा हुई। अब 8 तारीख का बार बार जिक्र हो रहा है। दूसरा, इससे पहले होने वाली पीएम मोदी के साथ में मुलाकात, जिसमें यह चर्चा हो रही है कि अगर मना लिया गया तो फिर नेशनल डे पर हो सकता है कि हमारे इन भारतीयों को, हमारे इन जाबाजों को रियायत मिल जाए और उनकी सजा की माफी हो जाए। इसमें आप कितने % उम्मीदें मानकर चल रहे हैं? क्या कितने % चांसेस इसको लेकर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जय हिंद। देखिए, जो आपने मुहिम छेड़ी है, आपने टीवी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक इतनी बड़ी देश की सेवा है, जिसमें कि हमारे 8 जो नेवल के वीर हैं और वो जो वेटरन्स हैं, उनको हमारे देश की पॉलिसी के तहत ही, क्योंकि आप देखिएगा, और आपका जो सवाल का 1 सेकंड के बाद जरा जवाब देता हूं। जी जी बिल्कुल। उम्मीदें तो 100%। देखिए, आज नहीं तो कल तो होना ही है, क्योंकि बहुत सारे हमारे अपने और कतार के बीच में ऐसे आयाम हैं, ऐसे बिंदुज हैं जिसको कतार को करना ही पड़ेगा पूरे वेस्ट एशिया के अंदर में। और कतार ने क्यों ये किया है और किस दबाव में किया है, वो भी जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिक उसके कारण हैं, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मगर देखिए, 4-5 चीजें हैं। एक तो है कि जो पार्डन की आपने बात की, जो अगले महीने जब होगा जलवायु परिवर्तन के ऊपर वहां बैठक होगी और मोदी भी वहां होंगे। कतार को पूरे इस वेस्ट एशिया के अंदर में निकाल के, भारत ने ही 2017 में लेकर उसको निकाल के, उसका बाइकआउट हो चुका था। पूरे के पूरे वेस्ट पर्शियन गल्फ में कतार का बाइकआउट हुआ था। इंडिया ने अपनी पूरी वेट लगा के कतार को उस मुहाने पे खड़ा किया कि आज आया है। आज जियोपॉलिटिकल, जियोस्ट्रैटेजिक कारणों से, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है और दूसरी शक्तियां भी शामिल हैं, जिसकी चर्चाएं हम करेंगे यदि आप करना चाहेंगी तो। जी जी बिल्कुल। जी, वो शक्तियों को डिफीट तो 100% होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, यही नहीं कि हमारी बायलैटरल रिलेशंस क्या हैं, क्या हमने कतार के लिए किया है। कतार को टोटल डिपेंडेंसी आज यदि होगी, यदि हम केवल जो हमारे पास जो गैसें आती हैं, क्योंकि उसका 45% जो हमारे पास नेचुरल गैसेस आती हैं वो कतार से आती हैं, मगर कतार के लिए भी जो भारत के ऊपर में टोटल डिपेंडेंसी है, उनको जियो स्ट्रेटेजिकली एंड जियो पॉलिटिकली खड़ा होना है। तो कतार आज एक ऐसे तरह अपने को सिमेट लिया है जिसके तरह वो दो नाव में पैर लेकर चलता है। वो दिखता है जिस तरह से, देखिए अभी जो वहां इजराइल में हो रहा है,
जितने भी हमास के 4 बड़े उनके पॉलिटिकल लीडर्स वहां पर पड़े हुए। तो ये यदि वहां पर करते हैं, आज के दिन में वो नजरबंद माना जाता है, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतार में है। और ये जो चीजें हुई हैं, जिसमें अल जजीरा भी शामिल है, वो भी आपकी तरह एक न्यूज चैनल है, जिसके ऊपर में जिसको CIA ने और इसराइल के मोसाद ने खड़ा किया था। उसके बाद जिस तरह से उनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम कतार की, सऊदी अरेबिया के साथ में, UAE के साथ में, और जिस तरह से इनको टोटल बाइकआउट किया था, भारत ने इनको लाके खड़ा किया था, जो इनकी योगदान है। हाँ। इसके अलावा एक सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे बाइलैटरल एक हमारा उनके साथ समझौता, डिफेंस समझौता के अलावा ये डिप्लोमेटिक समझौता है कि किसी को कुछ भी यदि वहां पर पनिशमेंट होती है, बिल्कुल, तो वो हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। हाँ। तो ये तो मेरे अनुसार, मेरी अपनी समीक्षाएं, देर हो सकती है, मगर हम मतलब अब ये मान रहे हैं कि चाहे देर हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि हमारे जाबाजों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए या फिर उनको मौत की सजा हो। और कल हम इसको लेकर जिक्र भी कर रहे थे कि अभी तक सिर्फ एक ऐसा मामला सामने, इसमें एक लेबर था जिसको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, और उसके लिए भी 10 साल से ज्यादा लग गए थे, आई गेस, जहां तक मेरे को भी याद आ रहा है। मौसमी सचदेवा भी लगातार बनी है। मौसमी सचदेवा, हम लगातार एक ICJ का जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट हमको जाना पड़े। क्या उसकी नौबत आएगी? क्या आप ये मानती हैं कि हमें वहां तक जाना पड़ेगा? क्योंकि हम हर लेवल पर अगर अभी देखें तो जब से सजा का ऐलान हुआ तब से लेकर अभी तक एस जयशंकर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसको लेकर, जो भी एक प्रेशर डेवलप करने की बात है तो वो सब भी किया जा रहा है। देखिए, मैं पहले तो बोलूंगी ये एक इट्स अ बिग डिप्लोमेटिक चैलेंज, लेकिन आप सोचिए इतने लेवल पे जाने की जरूरत पड़ी क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को ही डार्क में रखा गया था। अभी चाहे लोग फैसले के लिए क्यों डिले हो रहा है, लेट अस गेट बैक आवर सोल्जर्स, है ना, दे आर ऑल ए डेकोरेटेड नेवी ऑफिसर्स जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुर्बानी दिए हैं एंड बहुत ऑनेस्टली काम किया है, ऑब्वियसली। एंड वहां पे जो भी हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने बहुत डार्क में रखा हुआ है। ये बात हमारे तक पहुंचे कब? हम तो कल ही जागे हैं। पहले आप बताइए, पूरे इतने दिन कहाँ थे हम लोग? 2022 में कहाँ थे? वी वर नॉट डिस्कसिंग अबाउट। अब अचानक से जब उनको एग्जीक्यूशन का सेंटेंस दे दिया गया, हम सारे मीडिया, हम सब जाग उठे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज वाकई इंटायर पिक्चर को डार्क में रखा गया है। अभी दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड उनको लाया जाएगा। आप देखिए, पाकिस्तान में भी हमारे सोल्जर्स थे, कैसे हमने वहां से वापस ले आए, बट वक्त वहां के सिनेरियो अलग था। मीडिया वाज वेरी एक्टिव, उनके बारे में रेगुलर आता रहा, बट यहाँ पे अब अगर देखा जाए, वी वर्क वेरी लेट, बट आवर गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट। हम ये नहीं चांस ले सकते कि हमारे सोल्जर्स को हम वहां पे बलि चढ़ा दें। दे विल बी ब्रॉट बैक एंड आवर गवर्नमेंट इज डूइंग द बेस्ट। टाइम लग सकता है, but they will be brought back. And यहाँ पे बहुत सारे reasons है। What are the charges? आप अचानक से किसी को डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हो। Everything is like a secret, like under a curtain. आप देखो, कुछ भी क्लियर नहीं है। आप बोल रहे हो आपने कुछ भी डिक्लेयर ही नहीं किया, चार्जेस क्या है? और उस कंपनी में जहाँ पे ये लोग कर रहे थे, they were serving, they were training their soldiers. उनके ओनर को उन्होंने रिहा कर दिया। But why the Indians? Why Indian soldiers are kept back? In fact, अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये भी है कि इंडियन पॉपुलेशन भी वहां पर हाई है। अगर कतर की बात करते हैं तो वहां पर जो इंडियन पॉपुलेशन है वो भी हाई है, और यहाँ पर जो सभी इंडियन हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो ये कह चुकी है कि हम अपने लोगों को, मतलब दोनों ही देशों के लिए, इट्स नॉट अबाउट कतर, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, ये दोनों देशों के लिए बड़ा जरूरी है कि बेहतर रिश्ते बने रहें। तो जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि PM मोदी जरूर मना लेंगे, लेकिन ये आपको देखना है कि कहीं ना कहीं आप बताइए, जैसे PM मोदी ने कहा आई स्टैंड विद इजराइल, है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज अ वे टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक साइड्स। और जैसे इजराइल और हमास के बीच जो हो रहा है, हमास इज अ टेररिस्ट ग्रुप, जब PM मोदी हैड टू टेक ए साइड, व्हेन इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया हैड टू टेक ए साइड, नाउ अचानक से ये आया है। कहीं ना कहीं आई एम ट्राइंग टू लिंक इट कि अचानक से ये क्यों हुआ, मतलब इज इट समहाउ प्रेशराइजिंग इंडिया टू टेक साइड? बट एक चीज जो उसमें समझ में आ रही है मेजर जनरल KK सिन्हा,
क्योंकि यहाँ पर यह जिक्र किया गया कि हमने इजराइल के समर्थन की बात की, बट जब हम टर्की की बात करते हैं, टर्की तो वहाँ उधर दूसरी तरफ साथ में है गाजा के, वहाँ पर वो उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, और इस मामले में टर्की हमारे साथ में खड़ा हुआ है। इस डिप्लोमेसी को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि द बिग जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल गेम्स हैं। आपको ये नहीं, एक तो जैसे मैम बता रही थी कि शायद डार्क में रखा गया, वो डार्क में नहीं है। देखिए, इनका कब अचानक इनको अगस्त 2022 में इनको वहाँ से एक तरह से उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको नज़रबंद कर दिया। पहले तो इनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट पे रखा, उसके बाद कॉन्सुलर एक्सेस हो चुका है, 2 बार हो चुका है, और उसके बाद जिस तरह से चीज़ें हुई और उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जल्दी में आकर के ये सज़ा सुनाई है, ऐसा उम्मीद था कि शायद ये छूट जाएंगे, जैसा हम उम्मीद अभी भी कर रहे हैं। उसके बाद में ऑल ऑफ अ सडन ये जो चीज़ आई, और किसी भी आपके प्रेस में या मीडिया में नहीं आया, भारत के मीडिया ने इसको उठाया, और जब उठने के बाद आज डिबेट हो रही है। तो मेरे ख्याल से हमारी डिप्लोमेटिक कोई ऐसा नहीं है कि हम उसके अंधेरे में हैं, हम जानते हैं क्या हो रहा है। आपने टर्की का बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि टर्की क्यों ऑल ऑफ अ सडन कतर से। देखिए, वहां पर जद्दोजहद है, एवरीवन उसकी चौधराहट कहते हैं, वो लीडर ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड बनना चाहता है। ईरान सबसे बड़ा फैक्टर इसमें है, उसके बाद टर्की है, टर्की में एर्दोगान साहब हैं, और उनके बेटे जो कि बिगेस्ट माफिया इन टर्की, उनका अपना एक है मेडिटेरियन के अंदर में, जिस तरह से उनकी पैरेटिंग होती है, तो वो कभी ब्लो हॉट कभी ब्लो कोल्ड करेंगे। कश्मीर के मुद्दे में टर्की हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। देखिए आज है, इसमें एक और बड़ा एंगल है जिसकी हम लोग बात नहीं करते हैं, वो इटली है जी। तो और ये नेवल ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, ये 2017 से है ना, आज वहां नहीं गए हैं, और हमारा एक डिफेंस कॉपरेशन रहा है, उस कॉपरेशन के तहत नहीं गए, मगर ये गए हैं वहां के जो कतर की जो नेवी है उनके ट्रेनिंग के ऊपर, और ट्रेनिंग में भी उसको हमें वो ये कहते हैं बे वॉचिंग, बे कीपिंग, या वो उसमें भारत की एक्सपर्टीज है, हमारे नेवल ऑफिसर्स की एक्सपर्टीज है कि वो डॉक में जब किसी भी शिप के ऊपर में रहते हैं तो वो पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है, जो वहां गतिविधियां चल रही हैं, इसमें हमारी भारत की सबसे बड़ी गतिविधि, इसलिए इनका डिमांड बहुत ज्यादा है। उसके अंदर में पाकिस्तान भी पहले यहाँ पर देता था, पाकिस्तान नेवल ऑफिसर, उसकी पूरी की पूरी पैड भारत के नेवल ऑफिसरों ने बनाई है। तो यदि आप ये छोटी चीज मैं बता रहा हूं, इसके बड़े एंगल्स हैं। आपने टर्की की बात कही, टर्की अभी कतर को उस आंख से देख ही नहीं पाता है, क्योंकि टर्की अभी आप देखिएगा तो टर्की एब्सोल्युटली आइसोलेट हो चुका था, पूरा भारत ने उसको लाके खड़ा किया। और टर्की की जो खास करके जो वहां अल त्याही जो फैमिली है, जो रॉयल फैमिली है त्यानी, वो अल त्यानी का एक ऐसा इतिहास रहा है पाकिस्तान में। देखिए, जब अफगानिस्तान के ऊपर में अमेरिका का विड्रॉल हो रहा था, तो ये दो नाव पे पैर रख के चलते हैं। वो पाकिस्तान आर्मी को भी पूरी प्रोवाइड कर रहे थे, हकानी ग्रुप के साथ लगे हुए थे, उधर अमेरिका को भी सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कतर, इसी के कारण कतर अलग थलग पड़ जाता है। अभी कतर हमास को भी देता है, पैसा भी देता है, उनके लीडरशिप को भी वहां रख रहा है। उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि हम मॉडर्नाइज होंगे, वो तो वहां पर आईपीएल भी करना चाहता है, वहां पर फीफा कप भी करना चाहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी चलती है, लेकिन इतनी डिप्लोमेसी भी नहीं चलती जो कतर करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये गेम खेलता, भारत को ये गेम खेलना पड़ेगा। देखिए, ये चीज शुरू हुई थी, यदि मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं, हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार लाल किले से आह्वान किया था, बलूचिस्तान के ऊपर में एक बयान आई 15 अगस्त, जब हमारा ये होता है 15 अगस्त को। और देखिए, अपने जाबाजों को देश में वापस लाने के लिए भारत 24 पर मुहिम लगातार जारी है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मौसमी सचदेवा हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट है, जिनके साथ में हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। मौसमी, एक बात का जिक्र आप कर रही थी कि एक तरफ हम इजराइल के समर्थन की बात करते हैं, दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि कतर में यह फैसला लिया जाता है, वहां पर ये सेंटेंस हो जाता है कि भाई आप इनको फांसी की सजा होगी। तो आप इसमें कोई कनेक्शन मान रही है क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इंडिया को प्रेशराइज करने की कोशिश किया जा रहा है टू टेक साइड्स। आप बताइए, आप इंडियन नेवी हमारे डेकोरेटेड ऑफिशियल्स को आप चार्जेस क्या लगा रहे हो?
आप स्पाइंग ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल, क्यों? वो इजराइल के लिए क्यों स्पाई करेंगे? आप खुद सोचिए। और इजराइल को भी कतर की जरूरत क्यों पड़ेगी जब वो उनको यूएस से मिल जाता है? मतलब व्हाई आर दे डूइंग दिस? और अचानक से अभी क्यों? एंड व्हाई डेथ सेंटेंस? आपको कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट हो रहा है। एंड और एक बात, बट इसमें गिरफ्तारी तो 2022 में होती है ना। आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि ये मामला साल 2022 का है, तब आपने कहा कि सरकार को उसकी याद नहीं आई, और अब सरकार, आपने कहा कि सरकार थोड़ा देर से जागी, इस पर पहले काम करना चाहिए था, और तब यहां तक बात पहुंचती नहीं। जब मामला 2022 का है और एक प्रोसेस है, ये भी तो एक हो सकता है ऑप्शन की ये प्रोसेस रहा, ये एक पार्ट रहा प्रोसेस का, जिसके बाद यहां तक चीजें पहुंच गई। इतना इतना लंबा प्रोसेस कि आज हमारे ही देश के हीरोज को, हमारे डेकोरेटेड ऑफिशियल्स को आज डेथ सेंटेंस सुनाया जा रहा है। आप सोच लें उनके फैमिलीज के ऊपर क्या गुजर रही होगी। देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं। वहां पे फैमिली में जो सोल्जर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, बैग पैक करके घर जाने के लिए तैयारी करते हैं, सडनली इंटेलिजेंस उनको रोकते हैं, एंड देयर इज नो सर्टेनिटी, क्लैरिटी। क्यों? कहां है ट्रायल? कहां है प्रूफ? किस केस में आप उनको डेथ सेंटेंस वो कर रहे हो? व्हाई आर यू नॉट हैंडिंग देम ओवर टू इंडिया? कहां है? और कहां है ये फेयर ट्रायल? आप बोलिए, पूछिए, सबसे पूछिए, वेयर इज द फेयर ट्रायल? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट मैं इस पर जरूर जानकारी चाहूंगी। मेजर जनरल के सिन्हा, ये एक बात निकलकर सामने आई कि आपने गिरफ्तारी की, आपने क्या चार्जेस लगाए, ट्रायल कहाँ है? क्या इस पूरे मामले में हम एक तरफ जहां डिप्लोमेटिक वे में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर लिहाज से ये तो तय है कि हमको अपने जवानों को वापस लाना है, लेकिन क्या वाकई जो नियम है उनको दरकिनार किया गया? हालांकि जैसा आपने भी जिक्र किया और कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे समझौते हैं उसके तहत अगर किसी को सजा हो गई तो ना वो हमारे किसी कैदी को या सजायाफ्ता को रख सकते हैं, ना ही हम रख सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जो अभी हम केस जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या यहाँ पर इस तरीके से रूल्स को दरकिनार किया गया? 100% रूल का तो देखिए उन्होंने ताक पे रख देता है। ये जो देश है ये सब कंगारू, हम कहते हैं कोर्ट चलाते हैं, और कंगारू कोर्ट में कि सरिया के ऊपर चलती है, तो उसके ऊपर में होती हैं। मैं इसके पहले सेगमेंट में आपको मैं जिक्र कर रहा था कुलभूषण का या जाधव का केस लिए, वो भी नेवल ऑफिसर है, वो भी हमारे, और सबसे बड़ा जो हमारा चल रहा था ईरान के अंदर में चाबहार जो पोर्ट है उसके आसपास में वो काम कर रहे थे। वहां से उन्होंने एब्डक्ट कर लिया। और एब्डक्ट कब किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि बलूचिस्तान के अंदर में ये जो मानवता की हनन हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके 2 दिन के बाद हुआ। हम उसके केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साल्वे साहब ने लड़ा है, तो कंगारू कोर्ट ने तो वहां तो डेथ सेंटेंस वहां तो कर भी देते, मगर पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि उसको छू भी। उसको हमें देखिए, जो ये दाव पेच है जो डिप्लोमेटिक होता है, बहुत अच्छा होता है कि आप देश को, यदि 8 ऑफिसर, क्योंकि मैं भी फौज में रहा हूं, मैं भी इन जगहों में यूएन के अंदर काम किया है, भारत में जाके काम किया है, मगर क्या होता है इन जगहों में जो उनके नियमन कानून, या तो हम कोई ऐसा ऑपरेशंस करें, रेड और इंटरवे करें कि इनको 8 को छुड़ा के ले आए डिप्लोमेटिक। तो क्या वहां तक हम जाएंगे या हमको वहां तक जाने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अभी तो हम, ये हमारी हमेशा रीति नीति रही है कि हम जितना कोई भी काम प्यार से बन सकता है हम उसको प्यार से बनाने की कोशिश करते हैं। 100%। देखिए लॉज ऑफ द लैंड जो है, जो अभी ये कानूनी दावपेच में है, कानूनी दावपेच में सबसे निचले स्तर का जो कोर्ट है उस पे हुआ, उसकी पार्डन होती है, रॉयल पार्डन कहते हैं इसको। अच्छा। और आपने कहा रॉयल पार्डन भी तो है ना। हाँ। ये मान के वहां पर 8 लाख भारतीय हैं, और तकरीबन कतर के जेल में भी मोर देन 2000 से भी ज्यादा हमारे बंदी हैं, भारतीय बंदी, और किसी चार्ज उनके बहुत सारे केस हैं, कोई थेफ्ट केस है, कोई कुछ केस है, कुछ है। हाँ, इनका योगदान ये डिफरेंट रहा है, इनका योगदान, मगर वो एक सिविल कंपनी के थ्रू गए, और वो कौन सा? ओमान के अंदर। ओमान के अंदर में डेरा ग्लोबल कंसल्टेंसी है, वो भी एक फेक कंपनी है, वो भी खड़ी हुई। तो हमारे लोग भी यदि जाते हैं तो थोड़ा सा हमें कॉशन रहना चाहिए कि इनको आप पढ़िए, इसलिए वो वहां से निकल गया है। यदि ओमान का जो मेन उसका यह स्क्वाड्रन लीडर वो भी कतरी था, वो कतर में था, मगर ओमान की आर्मी में रहा है, मगर ओमान की, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, इसके ऊपर में डिबेट हो सकती है, मगर ये लेके चलिए जो बॉटम लाइन है कि ये सेफ आएंगे। सर, आगे चर्चा की इजाजत नहीं मिल रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हिंदुस्तान के बेटों को बचाने के लिए भारत 24 पर ये मुहिम लगातार जारी है। क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास अभी भी हैं और किस तरीके से हमने अब तक ट्राई किया है, हर पहलू पर बहुत ही बारीकी से हमने चर्चा की।